हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की यूनिट 2 को स्टार्ट करने वाले हैं। उसका फर्स्ट टॉपिक है फील्ड ड्यू टू एन आर्बिटरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब है कि किसी एक स्वेच्छ आवेश वितरण, यानी कि ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो किसी एक जगह पर कांस्टेंट नहीं है, किसी भी तरह का एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसको आर्बिटरीली कंसीडर किया गया है। तो आर्बिटरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि स्वेच्छ आवेश वितरण के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल एट एनी पॉइंट को देखेंगे कि उस आर्बिटरी चार्ज वितरण के कारण, या फिर यादृच्छिक, या फिर मैं कह सकती हूँ एक रैंडम, ठीक है, एक स्वेच्छ यानी अपनी इच्छा से लिया हुआ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसके कारण हम क्या कर रहे हैं, किसी पॉइंट पर पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे। और इस टॉपिक के अंदर जो बेसिक चीज़ हम समझेंगे वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपोल्स। यहाँ पर हम बहुध्रुवों की अभिधारणा के बारे में समझेंगे। अभी तक आपने मोनोपोल्स पढ़े होंगे, यानी कि एकल ध्रुव, डाइपोल्स को पढ़ा होगा यानी कि द्विध्रुव। उसके आगे जो मल्टीपोल्स होते हैं उससे ज़्यादा भी ध्रुव हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, या किस तरीके से होते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और मेनली हम यहाँ पर पोटेंशियल को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। इसको समझने के लिए हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास कोई सिस्टम है, कोई निकाय है जिसमें आर्बिटरी या स्वेच्छ रूप से जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसके वजह से किसी पॉइंट P पर, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किसी पॉइंट P पर अगर हमें निकालना है पोटेंशियल कितना लग रहा है, उसे कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पूरा जो हमारा आयतन है या जो पूरा ही हमारा वॉल्यूम है V, उसे हम छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं जिसका वॉल्यूम क्या हो, dV। अब ये मैंने इसका एक अल्पांश काट लिया जिसका वॉल्यूम कितना हो, dV, और इस पूरे सिस्टम का वॉल्यूम है हमारा V। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इस P पॉइंट से एक पॉइंट यहाँ पर ओरिजिन कंसीडर कर लेते हैं और एक रेफरेंस फ्रेम को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गई हमारी रेफरेंस फ्रेम। हम ये मान लेते हैं कि रेफरेंस फ्रेम से जिस पॉइंट पर हमें पढ़ना है, यानी कि जो हमारा बाह्य बिंदु है, एक्सटर्नल पॉइंट, उसके डिस्टेंस को हम कैपिटल R कंसीडर कर लेते हैं। और हमने ये जो हमारा एलिमेंट लिया है, छोटा सा आयतन का जो अल्पांश लिया है, इसकी ओरिजिन पॉइंट से डिस्टेंस को हम मान लेते हैं स्मॉल r, ठीक है। और ये जो पूरी डिस्टेंस है, यानी कि इस पॉइंट P की इस आयतन से दूरी, ठीक है ना, जिससे हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल, इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं स्मॉल a। अब हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर जो ये हमने अपना आयतन dV लिया है, यानी कि जो हमारा वॉल्यूम है, छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट है dV, उसके अंदर हम ये मान लेते हैं कि चार्ज डेंसिटी रो है। क्या मान लेते हैं, चार्ज डेंसिटी क्या है, रो है। क्या मान रही हूँ मैं कि यहाँ पर जो आवेश घनत्व है वो किसके बराबर है, रो के बराबर है। अब आप जानते हैं कि करंट डेंसिटी या फिर आवेश घनत्व का क्या मतलब होता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब हमने क्या माना है कि हमने वॉल्यूम यहाँ पर कंसीडर किया है dV, तो यहाँ से अगर मुझे टोटल चार्ज निकालना हो तो वो क्या हो जाएगा, QdV, ठीक है ना। यानी कि इस छोटे से अल्पांश के अंदर चार्ज कितना है, QdV के बराबर। अब अगर हमें इस वॉल्यूम एलिमेंट की वजह से, पहले हम एलिमेंट के लिए कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करके और पूरे इस वॉल्यूम के लिए वैल्यू को निकाल लेंगे। तो अगर इस वॉल्यूम एलिमेंट या आयतन अल्पांश की वजह से बिंदु P पर हमें विभव ज्ञात करना हो, पोटेंशियल फाइंड करना हो, तो पोटेंशियल को अगर मैं फाई से डिनोट करूँ तो पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस, है ना। डिस्टेंस को मैं d से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये हमारा पोटेंशियल या विभव का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हमारे पास फाई जो है हम आयतन अल्पांश के लिए निकाल रहे, पूरे के लिए जब निकालेंगे तो ये फाई होगा, लेकिन जब हम एक छोटे से एलिमेंट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, d फाई। तो क्या हो जाएगा, d फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, Q कितना है हमारे पास, रो dV, और अपॉन में हमारे पास ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, इस एलिमेंट की पॉइंट P से डिस्टेंस है हमारे पास a। ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया है, इस एलिमेंट dV की वजह से पॉइंट P पर पोटेंशियल। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ पोटेंशियल एट पॉइंट P
पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू एलिमेंट dV। इस dV एलिमेंट की वजह से हमें ये क्या मिल गया है, अपना पोटेंशियल। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेती हूँ। अब यहाँ पर P पॉइंट पर जो टोटल पोटेंशियल होगा, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P वो क्या होगा, इसके इंटीग्रेशन के बराबर होगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ फाई विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। तो उससे हमें मिलेगा, ये चीज़ तो कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटीग्रेशन ऑफ रो डी वी अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ए की वैल्यू को रखना पड़ेगा जिससे हम इसे आगे सॉल्व कर पाएँ। तो आप ये देख सकते हैं, हम ये मान लेते हैं कि ये जो पोजीशन वेक्टर है ये ओरिजिन से थीटा एंगल बनाता है। अब ये एक ट्राइंगल है, तो हम यहाँ पर ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है जो सबसे बड़ी वाली साइड है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों बाकी की साइड्स का स्क्वायर माइनस 2r cos थीटा। ये है हमारा ट्राइंगल फॉर्मूला। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसी ट्राइंगल फार्मूला का स्पेशल केस होता है पाइथागोरस थ्योरम। cos 90, अगर ये थीटा यहाँ पर 90 डिग्री का होता तो हम क्या लगाते, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या फिर कोई भी एक एंगल इसका थीटा होता तो हम ये फार्मूला यहाँ पर यूज़ करते। ये एंगल थीटा होने पर 90 डिग्री होने पर हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को क्या करते, यूज़ करते। अब अगर मैं यहाँ पर थीटा की जगह पर 90 रख दूँ, अगर ये थीटा 90 डिग्री का होता तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाती, 0, यानी ये टर्म क्या हो जाती, 0। उस केस में हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर क्या बन जाती, पाइथागोरस थ्योरम। यानी ये होता है हमारा मेन ट्राइंगल फार्मूला, और पाइथागोरस थ्योरम जो है वो इसका एक स्पेशल केस है। तो हम यहाँ पर क्योंकि ये थीटा 90 नहीं है, इस वजह से हम सिंपल अपने ट्राइंगल फार्मूला को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ से हमने ए की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ए की जो वैल्यू हो जाएगी वो इसका अंडर रूट हो जाएगी, और अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया। अब इस वैल्यू को मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करूँगी तो फाई इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटीग्रेशन ऑफ रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r cos थीटा टू द पावर 1/2। अब हम यहाँ से कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए इसको अलग से कंसीडर करके सॉल्व कर लेते हैं। कंसीडर 1/a। यहाँ जो हमने 1/a की वैल्यू रखी है, a स्क्वायर की वैल्यू ये थी, a की वैल्यू हमने ये कैलकुलेट की थी। तो यहाँ से मैं लिख लेती हूँ 1/r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r cos थीटा टू दी पावर 1/2। मतलब मैंने इस चीज़ को इस इंटीग्रेशन को एक बार के लिए साइड में रख लिया है। सिर्फ इस नीचे वाली टर्म को मैं पहले सॉल्व कर रही हूँ, उसके बाद उसको हम फिर से इस इक्वेशन में रखकर आगे रिजल्ट को कैलकुलेट करेंगे। इसे मैं अपनी इक्वेशन नंबर 2 लिख लेती हूँ। यहाँ से अगर हम देखें तो 1/a इज इक्वल टू, यहाँ नीचे की तरफ पावर हाफ है, तो जब ये ऊपर जाएगी तो माइनस हाफ हो जाएगी। आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r cos थीटा टू दी पावर माइनस 1/2। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से बाहर मतलब इसके अंदर से आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, और फिर जब वो यहाँ से बाहर आ जाएगा, मैं आपको करके बता देती हूँ। यहाँ से मैं आर स्क्वायर को कॉमन लेती हूँ तो ये बनेगा -2। एक आर ऑलरेडी है तो हमें एक आर को डिवाइड करना पड़ेगा, 2r cos थीटा। ये है हमारे पास इक्वेशन, और यहाँ है पावर -12। जब ये आर स्क्वायर इस -12 से बाहर आ जाएगा तो ये होगा r की पावर -1। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर माइनस 2r अपॉन r cos थीटा टू दी पावर -12। ठीक है, अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/a इज इक्वल टू 1/r इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2r अपॉन r cos थीटा टू दी पावर -1/2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1 है। अगर मैं इस पूरे को x मान लूँ तो ये मेरे पास बाइनोमियल थ्योरम के जैसा बन जाएगा। 1 प्लस क्या हो जाएगा x टू दी पावर n। ये देखिए ये है 1,
ये पूरा हो गया हमारे पास x और ये इसकी पावर हो गई n। तो इसको मैंने यहाँ पर ऐसे लिख लिया है 1 प्लस x टू दी पावर n। तो यहाँ पे मैं बाइनोमियल थ्योरम लिखूँगी। बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, 1 प्लस nx प्लस यहाँ हो जाएगा n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। आगे की टर्म्स को हम क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसके आगे की टर्म्स वैसे भी नेग्लिजिबल हो जाती है। जैसे जैसे इसकी पावर बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, नेग्लिजिबल। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, अब हम इसको बाइनोमियल थ्योरम लगा करके सॉल्व करेंगे। तो 1/r तो ऑलरेडी इसी तरह से रहेगा। यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस nx, n का मतलब है -1/2 और x का मतलब है ये पूरी टर्म। तो मैं इसको यहाँ पर लिख दे रही हूँ -2r cos थीटा अपॉन r, प्लस n का मतलब है माइनस का 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1/2 -1 अपॉन फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 इंटू 1 और यहाँ पर हो जाएगा r स्क्वायर माइनस 2r cos थीटा अपॉन r का स्क्वायर एंड सो ऑन। आगे के टर्म्स को हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। अब मैं जब इसको सॉल्व करूँगी तो 1/r ये हो जाएगा 1, फिर यहाँ ये हो जाएगा माइनस का 1/2 इंटू r स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो r cos थीटा अपॉन कैपिटल R। यहाँ पर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस और ये चीज़ भी माइनस में आएगी, है ना, -1 और -½ हो जाएगा माइनस का 3/2 और ये भी माइनस का 1/2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बनेगा प्लस का 3/2 अपॉन 2, यहाँ से बनेगा 3/2, फिर ये है 1/2 और अपॉन में क्या है 2। ठीक है, और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab, तो a और b दोनों को लिखना है 2 लगा करके, 2ab और प्लस b स्क्वायर, यानी ये चीज़ हो जाएगी 4r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। और आगे की टर्म्स हमने क्या कर दी है, नेग्लेक्ट कर दी है। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं, 1/r 1 माइनस r स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर प्लस r cos थीटा अपॉन कैपिटल R, और ये हो जाएगा 3 × 1 = 3 और ये सारी टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हो जाएगा 3/8। अब 3/8 को हम अंदर साथ साथ मल्टीप्लाई करते चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं माइनस में जब 3/8 को भेजूँगी, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 3/8, यहाँ पर 2 2 सा कितना हो जाएगा 4, r स्क्वायर इंटू r हो जाएगा r³ cos थीटा अपॉन कैपिटल R³। यहाँ पर भी मैं जब 3/8 को अंदर मल्टीप्लाई में भेजूँगी, प्लस का 3/8 4r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर भी 2। अब हम क्या करेंगे, इस 1/r को भी अंदर भेज देंगे मल्टीप्लाई में, तो उससे ये बनेगा, यहाँ पर हम 1/a को कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ बनेगा 1/r माइनस r स्क्वायर अपॉन 2r³, यहाँ हो जाएगा r cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, एक एक पावर बढ़ जाएगी, यहाँ बनेगा 3/8 r4 r⁵, यहाँ पर बनेगा माइनस का 3/2 r³ cos थीटा अपॉन r³, और यहाँ हो जाएगा प्लस का 3/2 r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन r³। यहाँ पर सॉरी r³ नहीं, एक पावर इंक्रीज हो जाएगी तो हो जाएगा r4। आगे के टर्म्स को हम ऑलरेडी नेग्लेक्ट कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए r की पावर 1 है, यहाँ पर r की पावर 2 है, यहाँ पर r की पावर 3 है, यहाँ पर भी r की पावर 3 है, उससे आगे यहाँ r4 r5 और उससे आगे लगातार पावर्स आती जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, ये जो r डिस्टेंस है, r हमने क्या मानी थी, ओरिजिन से p की डिस्टेंस, है ना, तो हम p को अगर मान लें कि ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम नहीं है ना, तो यहाँ पर जो इसका स्क्वायर होगा, मतलब जैसे जैसे इसकी पावर बढ़ेगी, ठीक है, तो नीचे वाला डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है, तो इस पूरे टर्म की वैल्यू क्या होती जाएगी, नेग्लेक्ट होती जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं नेग्लेक्टिंग हायर पावर्स
नेग्लेक्टिंग हायर पावर्स ऑफ कैपिटल आर, क्योंकि जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ेगी इस पूरे टर्म की वैल्यू, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो टर्म की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, नेग्लेक्ट कर लेंगे। तो 1/a की वैल्यू मुझे मिली 1/r। अब पहले आर स्क्वायर वाली टर्म्स को देख लेते हैं। एक ये है आर स्क्वायर, अच्छा एक ही है तो इसको हम लिख लेते हैं आर कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। फिर अगर हम आर क्यूब वाले टर्म्स को देखें तो एक ये है और एक ये है। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम ले सकते हैं 2r³ को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर भी 2r³ है, यहाँ पर भी 2r³ है, और आर स्क्वायर को भी कॉमन ले सकते हैं, है ना। ये देखिए आर स्क्वायर 2r³ पूरी कॉमन चली गई, यहाँ से आर स्क्वायर 2r³ कॉमन चला गया, पीछे बचा 3 cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पर बचा -1, और बाकी की हमने पावर्स को क्या कर दिया है, नेग्लेक्ट कर दिया है। तो हमें मिली 1/a इज इक्वल टू 1/r प्लस r cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा -1, और यहाँ पर हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन r³ और इसके अपॉन में आ जाएगा 2। ये हमने 1/a की वैल्यू यहाँ से आराम से कैलकुलेट कर ली। जो इक्वेशन हमने पीछे की तरफ छोड़ी थी, क्या इक्वेशन थी, ये वाली चीज़ है ना, इसकी वैल्यू हम पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं। तो हमारे पास क्या बचा था, फाई इज इक्वल टू 1/4πε0 और इंटीग्रेशन ऑफ रो dv। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ से मैं फाई की वैल्यू कैलकुलेट करूँगी। फाई इज़ इक्वल टू 1/4πε तो कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रो dv को मुझे इन सब से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये 1/a की वैल्यू है, इसके अपॉन में a था, तो इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ बनेगा अपॉन r। फिर नेक्स्ट स्टेप में बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ रो dv r cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पर बनेगा नेक्स्ट टर्म में 1/r³, क्योंकि वैसे भी ये r कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। 1/r³, यहाँ बन जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा -1 इंटू आर स्क्वायर, और ये 2 भी कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और ये dv और रो भी यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ से हमने इस फाई की वैल्यू को क्या कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया है ना। ये देखिए जो हमने 1/a की वैल्यू रखी थी उसको हमने रो dv और 1/4πε से मल्टीप्लाई किया, तो रो ये हमने वैल्यू पुट करके फाई की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। ठीक है ना, यहाँ तक हमने निकाला है पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। किसी एक्सटर्नल पॉइंट पर हमने क्या कैलकुलेट किया है, पोटेंशियल कैलकुलेट किया है इस पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे थोड़ा और आगे सॉल्व करेंगे, और इससे हम कंडीशंस लगा करके कितने तरीके के पोल्स पॉसिबल हो सकते हैं और उनका क्या कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपोल्स को डिटेल में समझेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड।